कि मुझे कट्टरपंथियों से खतरा है। बस्ती कप्तान को मैंने कहा भी है फ़ोन करके कि आप मेरा सुरक्षा प्रदान की जाए, नहीं मेरे साथ कभी भी कुछ घटना हो सकती है, क्योंकि मैं एक भारतीय और भारतीय जनता पार्टी वो सबके हित के लिए लिया गया है। रही बात मदरसों की जांच जो हो रही है, ये इससे लोगों को भयभीत नहीं हो। तीसरे स्थान पर है बस्ती जनपद गैर मदरसों की लिस्ट में, गैर जो कानूनी चल रहे हैं, तो इनका तो गैर कानूनी पाए गए हैं। अब वो सरकार, ये जांच का विषय, सरकार जांच कर रही है, कितना कहाँ हद तक सही आएगा। वर्ग है जो कह रहा है कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, जो कि आप भी मुस्लिम नेता, आपको लगता है कि ऐसा बीजेपी कर रही है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता। या MIM के हैं ओवैसी वगैरह, वो कुछ ना कुछ लोग कहते रहते हैं, भी नहीं डरा हुआ है। इस अभी 2 दिन के पहले पसमानदा समाज की एक, मुसलमानों की एक बैठक थी। ठीक है, पर्दा में तो रहना जरूरी है, लेकिन पुरुषों से बराबरी या उनसे भी ज़्यादा महिलाएं आजकल बहुत ही हर मामले में, कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पर्दे में रहती हैं, कुछ महिलाएं जो होती हैं कि वो मतलब हिजाब नहीं लगाती हैं, कुछ लगाती हैं। नहीं तो किसी को रोका थोड़ी जा रहा, केवल विद्यालय में रोक। मुझे नाराज होना तो, हम 93 से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के नेता हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। अयोध्या के जो साधु संत हैं उनको लेकर एक विवादित बयान दिया, उस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? भारत ऋषि मुनिये सूफी संतों की है, कट्टरपंथी हैं हमारे यहाँ, वो भी हमको तरह तरह से यातनाएं देने की कोशिश करते हैं कि कुछ अन्य दल के लोग भी हैं, हमारा हमेशा हर पटरी पर, हर चौराहे पर विरोध करते हैं। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगन्नाथ मिश्रा और हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ में हरैया विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बब्बू खान जी जुड़े हुए हैं, जो कि आज हम तमाम सारे प्रश्नों को लेकर उनसे बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अभी मदरसा का सर्वे कराने के लिए एक फ़ैसला लिया गया था, जिस पर जांच रिपोर्ट भी आई है और हिजाब का विवाद चल रहा था, दीपोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है। ओवैसी जी तमाम सारे बयान देते रहते हैं। इन तमाम सारे विषयों पर हम चर्चा करेंगे। इस पर बब्बू खान जी का क्या जवाब आता है, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। नेताजी, आपने हमको समय दिया, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि योगी सरकार के द्वारा, चूँकि आपकी सरकार चल रही है, आप यहाँ बस्ती जनपद से वरिष्ठ नेता हैं, पार्टी के तमाम सारे पदों पर आप कार्य कर रहे हैं, तो आपकी सरकार के द्वारा एक फ़ैसला लिया गया है, मदरसा की जांच कराई जा रही है। इस जांच के पीछे क्या उद्देश्य है? देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहता हूँ, जो हमारी सरकार, माननीय योगी जी की सरकार जो निर्णय ली है, वो सबके हित के लिए लिया गया है। रही बात मदरसों की जांच जो हो रही है, ये इससे लोगों को भयभीत नहीं होना चाहिए। जो गैर कानूनी तरीके से जो भी सिस्टम बना हुआ है, उसको सही पटल पर लाने के लिए कार्य कर रहे हैं। जैसे सर्वे में अभी ये जो रिपोर्ट आई है, सर्वे में ये खुलासा हो रहा है कि 6500 मदरसा गैर कानूनी पाए गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और आप बस्ती जनपद के नेता हैं, तो इस बस्ती जनपद में तीसरे स्थान पर है बस्ती जनपद गैर मदरसों की लिस्ट में, गैर जो कानूनी चल रहे हैं, तो इनका क्या होना चाहिए, क्या चाहते हैं आप? अब देखिए, सरकार की जो मंशा है वो अपने अनुरूप काम कर रही है। सरकार का जो सिस्टम है वो हिसाब से अपना काम करती रहेगी, उस पर हम ज़्यादा नहीं बोल सकते हैं। सरकार जो भी करेगी वो मुसलमानों के हित के लिए काम करेगी। नहीं, जैसे मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इन मदरसों का क्या होना चाहिए, बंद किया जाना चाहिए या इन पर बुलडोजर चलना चाहिए या इसको ऐसे जो चलते रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? नहीं, सरकार ने जो सिस्टम बनाया है कि सभी मदरसों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो जो रजिस्ट्रेशन के तहत हैं वो बहुत अच्छा है, वो होना भी चाहिए। नहीं, ये 6500 तो गैर कानूनी पाए गए हैं। अब वो सरकार, ये जांच का विषय है, सरकार जांच कर रही है, कितना कहाँ हद तक सही आएगा वो तो सरकार ही समझे, क्योंकि सरकार जो भी कर रही है अच्छा ही कर रही है। तो बंद होना चाहिए। अब इसके लिए अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अब जांच प्रक्रिया चालू है, जांच में जो भी आएगा उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। क्योंकि एक विपक्षी पार्टी के नेता जो भी हैं, एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कह रहा है कि ये मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप भी मुस्लिम नेता, आपको लगता है कि ऐसा बीजेपी कर रही है? ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। 2014 से लेकर के और 2022 तक सरकार जो भी योजनाएं जो भी दी है, सारे समुदाय को, ना उसमें हिंदू देखा, ना मुस्लिम देखा, ना सिख देखा, ना ईसाई देखा। धरातल पर जो दिख रहा है वो चीज़ जो है हो रहा है। माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें बहुत ढंग से चल रही है, सब चीज़ नज़र आ रही है, कोई किसी तरह से कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। तो आप सहमत हैं, संतुष्ट हैं? सरकार के क्रियाकलापों से, कामों से मैं बहुत संतुष्ट हूँ।
जितना भी होना चाहिए उससे कहीं भी ज़्यादा संतुष्ट हूँ हम। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? भाई देखिए, जो विपक्ष हैं, चाहे वो सपा के हों, बसपा के हों या एमआईएम के हैं, ओवैसी वगैरह, वो कुछ ना कुछ तो लोग कहते रहते हैं, उससे कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा, वो तो मुस्लिमों के सबसे बड़े नेता बने हैं, वो हमेशा कहते हैं कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, इनको दोयम दर्जे की नागरिकता दी जा रही है, इनको देश से निकालने की रणनीति चल रही है। तरह तरह के वो बयान देते रहते हैं मोदी जी के ऊपर। इस पर क्या कहेंगे आप? हिंदुस्तान का जो भी मुसलमान है वो हिंदुस्तानी मुसलमान है, वो देश के प्रति हमेशा पॉजिटिव सोच रखता है। रही बात जो दूसरे दल के मुसलमानों के हिमायती समझते हैं कि मुसलमानों का बहुत बड़ा मैं रक्षक हूँ, उनकी ये सोच गलत है। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की सबसे बड़ी हितैषी सरकार है, और जो भी होता है मुसलमानों का पूरा काम, चाहे उज्ज्वला गैस योजना की बात हो, चाहे किसान निधि की बात हो, जो भी योजनाएं हैं सब धरातल पे आ रही हैं और सभी उस योजनाओं का लाभ पा रहे हैं। मुझे आप ये बताइए कि 2014 के पहले मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं राजनीति करता था और एक कनेक्शन लेने के लिए मुझे कम से कम 20 किलोमीटर गैस कनेक्शन लेने के लिए जाना पड़ता था, और सुबह मैं 4 बजे जाता था और लाइन में कतार में खड़ा रहता था। उसके बाद जाकर के फिर हमको 11 बजे जो है एक गैस का बाटला मिलता था। ऐसी सिचुएशन में माननीय मोदी जी ने ऐसी योजनाएं बनाई कि आज घर पर आकर के गैस सिलेंडर पहुंचाया जा रहा है। तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी की बात थी, यही 4-10 साल पहले इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है दिन में मुश्किल से 5 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा मिलता था। आज योगी जी की सरकार में 18 घंटा, 20 घंटा लाइट मिलती है। ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटा मिलता है, शहरी क्षेत्र में 20 घंटा, 22 घंटा मिल रहा है। तो अब इससे ज़्यादा उपलब्धि और क्या होना चाहिए? विकास के मुद्दे पर देखा जाएगा तो ऐसा हमारे विधानसभा में या पूरे बस्ती जिला में या उत्तर प्रदेश के कैसा कहीं कोई जगह नहीं होगा जहाँ की हाईवे से छोटी सड़कों को ना जोड़ दिया गया हो। तो अब इससे ज़्यादा योजना और क्या होना चाहिए? रही बात यह है कि जो लोग कहते हैं कि अरे मुसलमान डरे हुए हैं, मुसलमान ये हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्लिम बिल्कुल भी नहीं डरा हुआ है। इस अभी 2 दिन के पहले पसमानदा समाज की एक मुसलमानों की एक बैठक थी, सम्मेलन हुआ। उस सम्मेलन में हम भी मौजूद थे। ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों ने भागीदारी की है, काफ़ी लोगों ने सदस्य ग्रहण किया और लोग बहुत ही खुश दिल से जो है भाजपा के साथ जो है जुड़ रहे हैं। और इस तरह से ऐसा हो रहा है कि मोदी जी का तो ये मुद्दा, जो अति पिछड़े गरीब तबके के मुसलमान हैं उनके विकास के लिए सारी योजनाएं बना रहे हैं। ये सर्वे कराया जा रहा है कि मुसलमान जो अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, तबके हैं, पसमानदा समाज के जो आते हैं, उनके उत्थान के लिए सरकार सारी योजनाएं बना रही है। इस भागीदारी में सम्मेलन में अभी हम परसों ही लखनऊ क्राइस्ट स्कूल में हम मौजूद थे। क्या मीटिंग हुई वहाँ पर? मीटिंग में यह हुआ कि जो पसमानदा समाज के, यानी जो मुसलमान में अति पिछड़े जो भी समुदाय के लोग हों, चाहे वो किसी भी समुदाय के हैं, पिछड़े जात के हैं मुसलमानों में, उनके उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए सरकार सारी योजनाएं बना रही है, उनको हर चीज़ में भागीदारी दे रही है। ये सारी बातें जो है सब हुई। अभी आपने देखा कि हिजाब का विवाद बहुत तेज़ी से पूरे देश में छाया रहा, इसमें तमाम सारे भ्रम की स्थिति पैदा की गई। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के द्वारा एक फ़ैसला भी इसमें आया, जो आपस में एक बटा हुआ फ़ैसला उसको कहा जा रहा है, क्योंकि 2 जज की वो सुनवाई पीठ कर रही थी और एक ने कहा कि हिजाब अलाउ किया जाना चाहिए, एक ने कहा कि ये बैन होना चाहिए। इस फैसले को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूँकि ये मामला 2 कोर्ट के बीच में है, 2 जजों के बीच में ये हो रहा है। ये अब कोर्ट का फैसला जो आएगा उसको हमको सर्वमान्य होना चाहिए, और कोर्ट जो भी फैसला करेगी वो हम लोगों के हित के लिए बात करेगी। सरकार भी उस फैसले पर सोच रही है, जैसा भी फैसला आता है अदालत का, उस हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अगर हिजाब का मसला है, हिजाब ठीक है, पर्दा में तो रहना ज़रूरी है, लेकिन पुरुषों से
बराबरी या उनसे भी ज़्यादा महिलाएं आजकल बहुत ही हर मामले में कार्य कर रही हैं, चाहे वो नौकरी पेशा वाली बात हो या राजनीति की बात हो या घरेलू क्षेत्र में हो। हर जगह महिलाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो इससे और बड़ी चीज़ क्या होना चाहिए। रही बात पर्दे की बात, तो पर्दा तो सब ठीक है, पर्दे के साथ रहे, बात नहीं है। हिजाब वाला मुद्दा है, वो अदालत का मुद्दा है, कोर्ट का मामला है। कोर्ट जैसा भी फैसला करेगी उस पर लोगों को मानना पड़ेगा। क्योंकि कुछ मुस्लिम धर्मगुरु ऐसे हैं, वो कह रहे हैं कि हिजाब बंद होना चाहिए, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं, ये हमारे धर्म का विषय है, ये चालू रहना चाहिए। तो ये आप इसको क्लियर कीजिए, इस क्या होना चाहिए। देखिए, हिजाब जो होता है, हिजाब ठीक है, लेकिन वो अपने विवेक के ऊपर है, किसको रखना है किसको नहीं रखना है। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो पर्दे में रहती हैं, कुछ महिलाएं जो होती हैं कि वो मतलब हिजाब नहीं लगाती हैं, कुछ लगाती हैं। नहीं तो किसी को रोका थोड़ी जा रहा, केवल विद्यालय में रोक लग रही है ना। देखिए, विद्यालय जो है एक संस्था है, उसके अंतर्गत जैसा उसका सिस्टम होता है, जैसा उसका माहौल बनता है, उस हिसाब से वो रखता है, उसका उसके विवेक के ऊपर है। कोई विद्यालय में है हिजाब के लिए प्रतिबंध करते हैं, कोई विद्यालय है कि हिजाब को उसको कहते हैं आप पर्दे में आइए। तो उनके विवेक के ऊपर, विद्यालय के विवेक के ऊपर रहता है। वहाँ के जो संचालक हैं या उनके जो वहाँ प्रधानाचार्य हैं, जो भी हैं, उनके विवेक के ऊपर है। आपकी इसमें व्यक्तिगत राय क्या है, बंद होना चाहिए। नहीं भाई, देखिए, उसके लिए मामले में बता रहा हूँ कि जो भी कोर्ट का जो फैसला आएगा हम उसको मान करेंगे। हम कोर्ट के ऊपर डिपेंड हैं, जैसा भी कोर्ट फैसला कर देगा हम उसको मान करेंगे। हाँ, आप लगातार पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। सन 2022 में आप टिकट भी मांग रहे थे, उसके बाद में आपको टिकट नहीं मिला, तमाम सारी खबरें आई कि आप नाराज़ भी हुए पार्टी से। अभी फिर आप क्या सोच रहे हैं आगे। देखिए भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मुझे नाराज़ होना तो हम 93 से लेकर आज तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ। और आप हमारे हरैया में 15 साल तक गैर सरकार थी, गैर लोग यहाँ के थे। उस 15 साल के दरमियान में कभी भी मैं भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके अन्य दलों में नहीं गया। और जीवन में मैंने कसम खा लिया है कि जब तक भर मैं जीवन मेरा इस पृथ्वी पे है, तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहेंगे। रही बात है 22 की बात कर रहे हैं आप, तो 22 में मैंने विधानसभा के लिए टिकट मांगा था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह उस समय थे, बस्ती में आए हुए थे, और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी भी आए हुए थे। सबके सामने मैं अपनी प्रस्ताव को बात को रखा, तो लोगों ने कहा ठीक है, समय दीजिए, आप तैयारी करिए, आपको कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ाया जाएगा। तो हमने कहा कि मेरा गिरा क्षेत्र हरैया है, हरैया दीजिए या कहीं से अन्य दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं कोशिश पूरा करूंगा कि आपको कहीं ना कहीं से लड़ाया जाए। अब नहीं सिस्टम बन पाया, हमको टिकट नहीं मिला, तो इसकी कोई नाराज़गी नहीं है। ये तो सिस्टम है पार्टी का, पार्टी जैसा भी सिस्टम बनाएगी उस हिसाब से हमको रहना है। वही बात, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का मैं एक सच्चा पुजारी हूँ, और उसके अनुरूप, उसके हिसाब से मैं काम करता रहता हूँ। अभी आपने देखा शौकत अली जो AIM के नेता हैं, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। अयोध्या के जो साधु संत हैं उनको लेकर एक विवादित बयान दिया। उस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ, और भारतीय मुसलमान होने के नाते ये भारत क्यों पड़ा। भारत इसलिए पड़ा कि श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी थे, उन्हीं के नाम से भारत देश पड़ा। ये भारत ऋषि मुनियों सूफी संतों की है। अगर कोई इस तरह से पार्टी का नेता कहता है कि ऋषि मुनि या साधु संतों के बारे में, तो उसकी ज़मीर को मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता हूँ। देश है हमारा, यहाँ पे ऋषि मुनि भी रहते हैं, साधु संत भी रहते हैं, और सूफी संत भी रहते हैं। तो मेरे हिसाब से सबका सम्मान होना चाहिए। किसी धर्म के बारे में या किसी जात के बारे में किसी नेता को यह कहने का अधिकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से कोई बयान देता है तो ये उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, भाजपा की नीतियों का समर्थन करते हैं, आप नेता हैं पार्टी के। तमाम सारे लोग नाराज़ रहते हैं, एक बड़ा वर्ग है जो नाराज़ रहता है। कभी आपको धमकी नहीं मिली। देखिए भाई साहब, धमकी की बात तो करेंगे, मैं इसके लिए मैं अब क्या कहूँ, बहुत तरह तरह से लोग, कुछ कट्टरपंथी हैं हमारे यहाँ,
वो भी हमको तरह तरह से यातनाएं देने की कोशिश करते हैं कि कुछ अन्य दल के लोग भी हैं, हमारा हमेशा हर पटरी पर हर चौराहे पर विरोध करते हैं, हमारा चलना लोगों को भी तकलीफ होता है। मैं इसके लिए सुरक्षा के लिए भी मैं माननीय कप्तान जी को मैंने लिखा भी है कि आप, चूँकि मुझे कट्टरपंथियों से खतरा है, बस्ती कप्तान को मैंने कहा भी है फ़ोन करके कि आप मेरा सुरक्षा प्रदान की जाए, नहीं मेरे साथ कभी भी कुछ घटना हो सकती है। क्योंकि मैं एक भारतीय और भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ, कट्टरपंथियों से मुझे खतरा भी लगता है। तो इसलिए मैं शासन को भी बता रहा हूँ और मैंने कप्तान को भी बता दिया, कप्तान साहब की बस्ती को बता दिया कि मुझे जो कट्टरपंथियों से खतरा है, मुझे सुरक्षा मुहैया करवाई जाए। आगे का क्या प्लान चल रहा है? अब आगे का प्लान के लिए मैं क्या बताऊं भाई साहब, ये तो पार्टी के ऊपर निर्भर करता है, मुझे क्या दायित्व देती है कि आगे क्या करती है। अब सरकार के ऊपर है कि सरकार में भेजती है कि मुझे और संगठन में और कोई पद तो देती है कि और कुछ देती है, अब तो संगठन के ऊपर है। दोस्तों, अभी तक आप सभी भाजपा नेता बब्बू खान जी को सुन रहे थे, जो कि हमने तमाम सारे प्रश्नों पर फोकस किया। उनका लास्ट में ये महत्वपूर्ण जवाब आया कि हमको कट्टरपंथियों से खतरा है। उन्होंने कप्तान साहब से उन पत्र भी लिखा है, सुरक्षा की भी मांग की है। तो इस पर भी मैं फोकस करना चाहूँगा कि इस बात को शासन प्रशासन बस्ती जनपद का संज्ञान ले और इस पर जल्द से जल्द इसका कुछ फैसला, इसका निस्तारण किया जाए इस मामले का। हमारे साथ में और तमाम सारे प्रश्नों को लेकर हमने बातचीत किया, जो कि बब्बू खान जी ने अपना पूरा समय देते हुए पूरा बखूबी से इस पर जवाब दिया। तो आप सभी इस वीडियो को सुनिए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए। सर, आपने समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब, आपको लाख लाख शुक्रिया। आप जैसे लोगों का, आप ऐसे मीडिया बंधुओं का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद।